नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम फरवरी माह के करंट अफेयर को देखेंगे। यह करंट अफेयर पूरे फरवरी माह का होगा और फरवरी माह में जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आप देखिएगा, फरवरी माह से आपके एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर आएगा और इस वीडियो के माध्यम से करीब करीब 100 के आसपास आपको क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, किसे महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यदि हम महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो सुनेत्रा पवार जी है। ठीक, तो इनका नाम याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र के पहली उप मुख्यमंत्री बन गई है। ऑप्शन सी होगा सुनेत्रा पवार। देखिए, सुनेत्रा पवार ने 31 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और राज्य के इतिहास में इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी है। अनुच्छेद 163 और 164 की यदि हम बात करते हैं तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए, एग्जाम में स्टैटिक पोर्शन की हम बात करते हैं या जीएस की बात करते हैं तो संविधान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 163, 164 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राज्यपाल को शक्ति प्रदान करती है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करे और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करे। ठीक, तो राज्यपाल के हाथों में है मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। तो इसी के तहत सुनेत्रा पवार को नियुक्त किया गया है और इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए, संविधान में कहीं पे भी उप मुख्यमंत्री का जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी से राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह का पद बना दिया गया है। देखिए, इनकी नियुक्ति कब हुई, क्यों हुई, सबसे इंपॉर्टेंट है कब हुई। 31 जनवरी 2026 को हुई। क्यों हुई? तो देखिए, इनका पति का यानी कि अजित पवार की मृत्यु हो गई, विमान दुर्घटना में हो गया था। ठीक, और इसी को सहानुभूति देने के लिए इनकी पत्नी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, वैसे सुनेत्रा पवार की बात करते हैं तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो इनकी पति की पार्टी है, के एक वरिष्ठ नेता है और महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। ठीक, याद रखेंगे। इन्हें कार्यभार सौंपा गया है तो 3 प्रमुख मंत्रालय का भाग दिया गया है, जिसमें से राज्य उत्पाद शुल्क, खेल एवं युवा और अल्पसंख्यक विकास, तो 3 मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के छारी डांड को देश का 58वां रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया, यानी रामसर साइट किसे बनाया गया? देखिए, भारत में अब वर्तमान में 98, ठीक है, रामसर साइट है और अभी जो रामसर साइट बना है, कुल 2 नवीन रामसर साइट बना है, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा है ये गुजरात में है। तो इन्हीं दोनों रामसर साइट को मिलाकर अब वर्तमान में भारत में 98 रामसर साइट बन गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात के छारी डांड, ठीक, और एक और याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के पटना बर्ड सेंचुरी को शामिल किया गया है। ठीक, तो 2 फरवरी को शामिल किया गया है। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस भी मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा किस राज्य में वेटलैंड है। तो सबसे ज्यादा यदि हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल 11 रामसर स्थल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले हैं कार्लोस अल्कराज। ठीक, चलिए, कार्लोस अल्कराज की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। यह उनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है और कुल ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो 7वां ग्रैंड स्लैम है। इसे आप याद रखेंगे। वही हम महिला विजेता की बात करते हैं तो महिला विजेता है एलेना रायबाकिना। इनका नाम याद रखिएगा। ये पहली बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम या बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन का तो पहली बार इन्होंने अपने नाम किया है। इन्होंने देखिए दिग्गज खिलाड़ी आरेना साबलेंका को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। ठीक, तो यदि हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो देखिए ग्रैंड स्लैम वर्ष में 4 होता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम है। फिर इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, इसके बाद है विंबलडन और अंत में होता है यूएस ओपन। ठीक है, इसे अमेरिकी ओपन भी
कह दिया जाता है। तो इस तरह से वर्ष में कुल 4 ग्रैंड स्लैम होता है, आप इसे याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जो मेजर फैक्ट है वही मैं आप तक डिलीवर कर पाऊं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का जो मुख्य संस्था है वो संयुक्त राष्ट्र है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र 2025 को, 2026 को, 2027 को, 28 को किसी न किसी मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो अभी हम देख रहे हैं 2026। संयुक्त राष्ट्र की यदि हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे करंट अफेयर के साथ साथ कुछ स्टैटिक पोर्शन भी रखा गया है ताकि वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपसे बन जाए। ठीक है, और आप कोशिश कीजिए कि उस मेरे वीडियो के साथ साथ, मेरे बोलने के साथ साथ आप उसका भी उत्तर दें। आप एक बार पूरी तरह से वीडियो को सुनिए, उसके बाद दोबारा जब वीडियो सुनते हैं तो आप उसका रिवाइज कीजिए और अपने मन में उत्तर देने की कोशिश कीजिए। यदि आप चाहे तो कमेंट्स में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस राज्य ने नमो लक्ष्मी योजना 2025-26 की शुरुआत की है? तो कौन सा राज्य शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य। देखिए इसके प्रमुख प्रावधान की बात करते हैं तो इस योजना के तहत गुजरात सरकार 12 लाख से अधिक लड़कियों को 1250 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य कक्षा 9वीं से, याद रखेंगे, कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियों को स्कूल छोड़ने से रोकना है। ठीक है, यदि सकल नामांकन दर की बात करते हैं तो उसे कम करना है, पोषण स्तर में सुधार करना है और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, उच्च माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयोजित थाईलैंड मास्टर 2026 में किसने पहली बार BWF सुपर 300 खिताब अपने नाम किया है? ठीक है, याद रखेंगे वुमेन सिंगल। यदि हम विनर की बात करते हैं तो यह है देविका सिहाग। देविका सिहाग को पुरस्कार स्वरूप $18,750 प्रदान किया गया है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में पहले या पहली बार वैश्विक बिग कैट्स सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो वैश्विक बिग कैट्स अलायंस जो पूरे दुनिया में 8 बिग कैट्स है उसका एक संगठन है ताकि इनका संरक्षण किया जा सके और इसके प्रजनन को बढ़ावा दिया जा सके और इसमें ऐसे पशु है जो संकटग्रस्त श्रेणी में है तो उसे उस स्थान से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो भारत में पहली बार वैश्विक बिग कैट सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसका मुख्यालय भी भारत में, आप याद रखेंगे। और इस संगठन को बनाने में जो महत्वपूर्ण रोल निभाया है वो है भारत है। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। देखिए यह ऐतिहासिक आयोजन भारत में नई दिल्ली में हो चुका है। 95 देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली, जिसमें से बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर, प्यूमा के संरक्षण पर चर्चा की जाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थलों को यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? देखिए यह है यूनेस्को के अस्थायी सूची। ठीक है, तो अस्थायी सूची में किसे शामिल किया गया है? तो रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थल है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो अस्थायी सूची में ऐसे स्थलों को शामिल किया जाते हैं जिसे हम स्थायी सूची में नहीं देख पाते हैं। वैसे यदि हम बात करते हैं, हाल ही में मराठा सैन्य जो क्षेत्र है उसे हाल ही में यूनेस्को के स्थायी सूची में शामिल किया गया और इस तरह से भारत में कुल 44 यूनेस्को स्थल भी है, लेकिन ये अस्थायी सूची में शामिल है, इतना आप याद रखिएगा। तो यूनेस्को ने उड़ीसा के रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थलों को भारत की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। अभी ये अस्थायी सूची में, धीरे से ये स्थायी सूची में भी शामिल हो जाएगा। देखिए इन तीनों क्षेत्र की हम बात करते हैं, रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी की, तो ये डायमंड ट्रायंगल के रूप में जाने जाते हैं और ये उड़ीसा के जहाजपुर कटक जिले में स्थित है। अब हम बात करते हैं यूनेस्को के। देखिए यूनेस्को से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थापना कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है और वर्तमान महानिदेशक कौन है? ठीक है, तो इस तरह का जो स्टैटिक पोर्शन है उसे भी आप याद रखिएगा। स्थापना की हम बात करते हैं तो देखिए इसकी स्थापना होता है 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और वर्तमान महानिदेशक है डॉक्टर खालिद अल एनानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 किस राज्य में आयोजित किया गया? ठीक, तो किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में किया गया है। ठीक है, तो ये भारत और किर्गिस्तान देशों के मध्य होता है और यह जो है इसका 13वां संस्करण है। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ? तो 4 से 17 फरवरी तक हुआ है। असम के मिसामारी में इसका आयोजन किया गया है और इसका प्रारंभ हुआ है वर्ष 2011 से। ठीक है, तो दो देशों के बीच युद्धों की स्थिति में उसे और सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लगभग 1 वर्ष के राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो मणिपुर, अभी आप देखे होंगे वह जाति हिंसा के कारण काफी लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन चला है और अब राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है। देखिए, राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। और जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां का जो विधानसभा है लगभग भंग सा हो जाता है और वहां पे फिर केंद्र का शासन आता है। तो यदि हम बात करते हैं नए मुख्यमंत्री के, तो याद रखिएगा नए मुख्यमंत्री है युमान खेमचंद। ये भी भाजपा के हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक, तो मणिपुर में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और आप देख रहे हैं फरवरी में राष्ट्रपति शासन हट भी गया है। ठीक है, देखिए संविधान में प्रावधान है कि 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगता है, उसके बाद यदि लगाना है तो फिर से संसद का अनुमति बहुत ही जरूरी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच किस नदी जल विवाद के लिए एक समर्पित जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। दो राज्यों के बीच हम देखते हैं कई बार नदियों के उपयोग को लेकर, नदियों के पानी के उपयोग को लेकर कई बार विवाद हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का महानदी नदी को लेकर विवाद चल रहा है और इसी प्रकार अब देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु में भी है और ऐसे कई राज्यों में भी हम इस तरह के विवाद देखते हैं। तो किन नदी के बीच हो रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु में? तो ये है पेन्नेयार नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इस नदी के बारे में बात करते हैं तो देखिए जो विवाद के कारण है ये कर्नाटक कोलार जिले में मार्कंडे नदी, जो कि पेन्नायार का सहायक नदी है, पर एक बांध चेक डैम बना रहा है, तो इसी कारण विवाद हो रहा है। तमिलनाडु का आरोप है कि इन निर्माणों से नदी का पानी नीचे की ओर कम हो जाएगा, ठीक है, या कम हो गया है, जिससे उत्तरी तमिलनाडु में सिंचाई और पेयजल प्रभावित हो रहा है। तो ये इसके प्रमुख कारण हैं, आप इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में किसे क्लाइमेट चेंज में अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरभद्रन रामनाथन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारतीय मूल के प्रतिष्ठित वैश्विक वैज्ञानिक वीरभद्र रामनाथन को वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित क्रॉफर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में नोबेल के समकक्ष माना जाता है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार है उसके समकक्ष माना जाता है, जो उनके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों और वायुमंडलीय भूरे बादलों पर किए गए ऐतिहासिक शोध के लिए दिया गया। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। देखिए स्पेस स्टेशन है, इसे अंतरिक्ष स्टेशन भी बोला जाता है। तो ये एक प्रकार का प्राइवेट है। इससे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की बात करते हैं, तो अभी जो वर्तमान में है वो कई देशों के, 2-3 देशों के संयुक्त प्रयास है। अभी भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। ठीक, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। आप इसमें डेट याद रखिएगा कि इसका लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। तो भारत भी अपना अंतरिक्ष मिशन जारी किया है। उस अंतरिक्ष मिशन के तहत चंद्रयान है, मंगलयान है या अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना है। तो ये सारी चीजों को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है? तो किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा राज्य को। ठीक है,
तो त्रिपुरा राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है। तो त्रिपुरा के सेपाली जाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम समिति ने 88.44 अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। त्रिपुरा को 2.5 लाख से अधिक पंचायतों के मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त हुई है, जिसने विकेंद्रीकृत शासन का एक नया मानक स्थापित किया है। तो जो पंचायती राज की स्थापना किया गया है विकेंद्रीकृत शासन के लिए ही किया गया है। विकेंद्रीकृत शासन का मतलब यह है कि अब पंचायत के लोग खुद अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और पंचायत का विकास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य। तो सबसे ज्यादा यदि हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, ठीक है, तो इसमें योगदान देने वाला गुजरात राज्य है। ठीक, तो गुजरात राज्य की हम बात करते हैं तो 42.58 गीगावाट क्षमता के साथ ये रिन्यूएबल एनर्जी में प्रथम स्थान पर है। और यदि हम राष्ट्रीय क्षमता की कुल प्रतिशत की बात करते हैं योगदान में, तो 16.5% का योगदान है इनका। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32वां स्थान पर रहा है। ठीक है, वही हम प्रथम स्थान की बात करते हैं तो अमेरिका प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जापान है। देखिए, यदि हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी किया जाता है, जो कि जनवरी 2026 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 800 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो ये है एलन मस्क। ठीक है, तो 800 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ या 800 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य में चुनी गई ईरान की पहली महिला कौन बनी है? तो ईरान की पहली महिला कौन बनी है? ईरान को आप याद रखिएगा, अभी ईरान और दूसरी तरफ है इजराइल और अमेरिका। तो इजराइल और अमेरिका संयुक्त रूप से ईरान को तलाश करने में लगे हुए हैं ताकि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दे और बिल्कुल भी शुरुआत ना कर पाए। ठीक है, तो दोनों ईरान और इजराइल के मध्य मुख्य रूप से विवाद की स्थिति बनी हुई है और इसी कारण दोनों देशों के मध्य युद्ध बना हुआ है और इसमें यूएसए का पूर्ण भागीदारी हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न का। तो पहली महिला सदस्य की हम बात करते हैं तो ये है तोरिया अघाई अजियागहा। ठीक, इसे आप याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं तो देखिए, ये वर्तमान में सबसे कम उम्र की सदस्य भी बन गई है और ईरान की पहली महिला तो है ही है। यदि हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को होता है और मुख्यालय है लॉजेन, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रदान किए गए 68वें ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 68वें ग्रैमी अवार्ड की हम बात करते हैं तो ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। WPL 2026 का खिताब किसने जीता है? तो एकदम हम बात करते हैं WPL का। देखिए WPL की हम बात करें तो इस खिताब को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने नाम किया है और किसे हराकर? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। चलिए कुछ फैक्ट जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विजेता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये 19.4 ओवर में 204 रन बनाए हैं 4 विकेट खोकर। पहले बल्लेबाजी की हम बात करते हैं तो दिल्ली कैपिटल पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाते हैं 4 विकेट पर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है विजेता उपविजेता के बाद, ये है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। यदि हम ऑरेंज कैप की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए दिया जाता है और पर्पल कैप की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए दिया जाता है। तो ऑरेंज कैप प्राप्त करता है स्मृति मंधाना, जो 377 रन बनाए हैं पूरा टूर्नामेंट में हम बात कर रहे हैं। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान भी है। और वही पर्पल कैप की बात करते हैं, ये सोफी डिवाइन को मिला है 17 विकेट लेने के लिए। ये गुजरात जायंट्स की बॉलर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किस वर्ष को भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष घोषित किया है? तो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष घोषित किया गया
कब इसका घोषणा किया गया, तो याद रखेंगे 17 फरवरी को घोषणा किया गया है। ठीक, और किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो वर्ष 2026 को घोषित किया गया है। क्यों किया गया, तो ये बहुत जरूरी है। तो दोनों देशों के मध्य रणनीतिक साझेदारी, तकनीक, स्टार्टअप्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ठीक है, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का भारत दौरा हुआ था और इसी दौरे के दौरान इस प्रकार का घोषणा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने चाय जनजातियों को 3% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। तो चाय बागान में काम करने वाले जो जनजाति हैं उन्हें आरक्षण दिया गया है और यह आरक्षण असम सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे 3% का आरक्षण है और यह आरक्षण उच्च प्रशासनिक पदों के क्लास 1 और क्लास 2 में लागू होगा। इससे क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा व रोजगार में प्रतिनिधित्व बढ़ने का भी संभावना में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बनाई जाएगी। तो किस स्थान पर बनाई जाएगी, तो ये बेंगलुरु में बनाई जाएगी। याद रखेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो हाल ही में इसका आयोजन किया गया था और चर्चा में भी रहा है काफी। भारत वन.ai ने ऐलान किया है कि बेंगलुरु में दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बनाई जाए, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े मॉडल्स की टेस्टिंग की जाएगी। ठीक, याद रखेंगे भारत एआई के क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रगति कर रहा है और एआई से संबंधित जितने भी इनोवेशन है, स्टार्टअप्स है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मंजूरी भी प्रदान किया जा रहा है, उस पर क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सुरंग किस नदी पर बनाई जाएगी। तो भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सुरंग देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इस तरह से रेल और यातायात की हम बात करते हैं, सड़क अधोसंरचना का विकास किया जाएगा और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। ठीक, याद रखेंगे। तो असम में राज्य की बात कर लेते हैं, तो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर सड़क और रेल सुरंग बनाई जाएगी। तो सड़क और रेल सुरंग दोनों है इसमें। इसकी कुल लंबाई की हम बात करते हैं तो 33.7 किलोमीटर है और नदी के नीचे लगभग 15 किलोमीटर ट्विन ट्यूब सुरंग होगा। ठीक है, हाँ, और ये जो सड़क है या टनल है ये गोहपुर और नुमालीगढ़ को आपस में जोड़ेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यात्रा का समय कम होगा, रक्षा और व्यापार कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस बुनियादी ढांचागत परियोजना पर लगभग 18,662 करोड़ रुपए की लागत भी आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वसई कैथेड्रल किस राज्य में स्थित है जिसे संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है। तो कहाँ है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित 475 वर्ष पुराने आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को इसके उत्कृष्ट जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित 2025 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक ऑर्डर फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रदान किया गया है। यह ऐतिहासिक चर्च की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के वसई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इटली में आयोजित विंटर ओलंपिक 2026 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। तो नॉर्वे की हम बात करते हैं तो कुल 41 पदक के साथ प्रथम स्थान पर है। वही दूसरे स्थान की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका है कुल 33 पदक के साथ, इसमें 12 स्वर्ण है। नॉर्वे के पास 18 स्वर्ण पदक है। देखिए जो पदक तालिका होता है ना उसमें मुख्य रूप से स्वर्ण को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, टोटल पदक के साथ साथ स्वर्ण को भी कंसीडर किया जाता है। तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है और चौथे स्थान पर मेजबान देश इटली है। तो इटली के मिलानो और कॉर्टिना शहर में विंटर ओलंपिक गेम का आयोजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2027 के एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। हाल ही में 2026 में इसका आयोजन किया गया और 2026 में इसका आयोजन भारत में किया गया है। ठीक है, कंप्लीट हो गया है और 2027 में स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत में इसका आयोजन किया गया तो इस समय इसका थीम रखा गया था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। याद रखेंगे। चलिए, और वही हम बात करते हैं 2028 का, तो 2028 में संयुक्त अरब अमीरात इसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित होगी। तो भारत की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी फैक्ट्री की हम बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में इसका स्थापना होगा। आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं तो देखिए आंध्र प्रदेश के
पल्ली जिले में, ठीक है, ये रमबिल्ली में वारी एनर्जीज द्वारा इसका तैयार किया जाएगा, मतलब स्थापना किया जाएगा। परियोजना लागत की हम बात करते हैं तो 8,175 करोड़ रुपया इसमें लागत आएगा और 16 गीगावाट प्रति घंटा क्षमता वाली यह फैक्ट्री होगा। ठीक है, इस तरह से इसमें हम लगभग 3,000 प्रत्यक्ष रोजगार को भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में किस राज्य को नक्सल मुक्त किया गया है? तो किस राज्य को नक्सल मुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। यदि हम भारत की बात करते हैं तो आप समझिएगा कि भारत देश को केंद्र सरकार का लक्ष्य है सॉरी कि मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। इसी के तहत हम देखते हैं कि राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तो इन राज्यों को पहले ही नक्सल मुक्त कर दिया गया है। और हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ जो कि सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में नक्सलियों का गढ़ दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो, तो यहाँ भी अभी नक्सलवाद बचा हुआ है। तो इस तरह से जैसे इन राज्यों में नक्सली गतिविधि कम हो जाएगी, पूरी तरह से आत्मसमर्पित हो जाएंगे नक्सली, या फिर उन्हें जब तक हटा नहीं दिया जाएगा तब तक पूरा देश नक्सल मुक्त भी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। बिहार हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो भारत का यदि हम रैंक की बात करते हैं तो भारत 6वां स्थान पर है। पहले स्थान पर बात करें तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। यह क्वेश्चन आप हाईलाइट कर लीजिए, आपके एग्जाम में आएगा ही, मतलब आएगा। किसे हाल ही में नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निधि छिब्बर। तो देखिए ये पूर्णकालिक नहीं है, इन्हें अस्थायी रूप से जिम्मेदारी सौंप दिया गया है। ठीक, याद रखेंगे। वीवीआर जो कि पूर्व में नीति आयोग के सीईओ थे, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। इनका कार्यकाल 24 फरवरी 2026 को समाप्त हुआ है और निधि छिब्बर को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान में यदि हम निधि छिब्बर की बात करते हैं तो नीति आयोग के विकास, निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय की महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। चलिए अब हम बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष का। तो देखिए अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष की हम बात करते हैं तो सुमन बेरी है। ठीक है, चलिए यदि हम सुब्रमण्यम की बात करते हैं, वीवीआर सुब्रमण्यम की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने को मंजूरी दी है। केरल विधानसभा ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया था? तो किस वर्ष पारित किया था? तो 2024 में पारित किया था और 2026 में इसे पूर्ण कर दिया गया है। इनके पीछे केंद्र सरकार का यह मंशा भी है, याद रखेंगे। हाल ही में या आने वाले समय में हम बात करते हैं तो 5 राज्यों में या 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होना है। एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होना है, पुडुचेरी है, तो यहाँ चुनाव होने वाला है जिसमें से केरल राज्य भी शामिल है। तो इसी सब चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा हो सकता है यह निर्णय लिया गया और केरल को केरलम कर दिया गया है। ठीक है, देखिए यदि हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद के, तो संविधान के अनुच्छेद 3 में किसी राज्य की सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन दिया गया है और परिवर्तन करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। ठीक, इतना आप याद रखेंगे। और केरलम नाम करने का जो प्रस्ताव है केरल विधानसभा के द्वारा 24 जून 2024 को पारित किया गया था। चलिए अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा केवल अप्रूवल दिया गया है, अब इसे संसद में लाया जाएगा और संसद के द्वारा इसे पारित भी कर दिया जाएगा। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में भारत का पहला जाति मुक्त गांव विकसित किया गया है? तो ये बहुत ही अच्छा खबर है कि जाति मुक्त गांव, जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, मानव एक समान की भावना पे चला जाएगा। ठीक, कोई उच्च जाति का नहीं है, कोई नीच जाति का नहीं, सभी जाति सेम है और हर जाति अपना जाति छुपाएगा और साथ ही साथ सरनेम के माध्यम से भी अपना जाति को व्यक्त नहीं किया जाएगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र राज्य है, इसे आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र राज्य की यदि हम पंचायत की बात करते हैं तो ये पौदका पंचायत है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो भारत का पहला आधिकारिक जाति मुक्त गांव महाराष्ट्र के अहिल्या नगर
इसे पूर्व में अहमदनगर कहा जाता था। इस जिले के 15 गांव बन गया है। सर्वसम्मति से पारित किया गया ग्राम पंचायत के द्वारा। इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया, जातीय व्यवस्था को खत्म करना है, सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा पुरस्कार 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ठीक, तो ये है वन बैटल आफ्टर अनदर। तो इससे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। यदि हम बात करते हैं अन्य विजेताओं की, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है रॉबर्ट अरामेयो। इन्हें फिल्म आई स्वेयर के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो जेसी बकले को दिया गया है हेमनेट के लिए। सहायक अभिनेता शॉन पेन है, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए दिया गया है। सहायक अभिनेत्री उन्मी मोसाकू को दिया गया है सिनर्स फिल्म के लिए। उत्कृष्ट नवोदय फिल्म माय फादर शैडो है। बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार डैम डोना लैंगली को दिया गया है। और सिनेमा में उत्कृष्ट ब्रिटिश योगदान के लिए क्लियर विंस को दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो जो बाफ्टा पुरस्कार है ये ब्रिटिश के प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। ठीक, भारत की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का है, या पूरे विश्व की हम बात करते हैं तो ऑस्कर पुरस्कार है। इतना आप याद रखिएगा। देखिए बाफ्टा की यदि हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। ठीक है, संस्करण याद रखेंगे 19वां क्रम के संस्करण है ये। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉब जेटेन किस देश के पहले समलैंगिक यानी कि गे प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये है नीदरलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। तो नीदरलैंड के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है ये समलैंगिक प्रधानमंत्री है और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का मेजबानी भारत के किस राज्य ने की है? तो किस राज्य ने की है? तो गोवा ने की है। ठीक है, देखिए याद रखेंगे यह इसका चौथा संस्करण था। पहला संस्करण विशाखापट्टनम में, दूसरा संस्करण कोच्चि में, तीसरा संस्करण चेन्नई में हुआ था। यह सम्मेलन महासागरों के स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और सतत नीली अर्थव्यवस्था के विकास पर केंद्रित रहा है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती योजना शुरू करने का ऐलान किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। ठीक, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 24 फरवरी को बजट पारित किया गया और इस बजट में नवीन योजना शामिल किया गया है, रानी दुर्गावती योजना, जिसके तहत बालिकाओं को 18 वर्ष की उम्र पूर्ण हो जाने पर 1.5 लाख रुपए प्रदान की जाएगी। चलिए ठीक है, तो इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ सरकार की बजट की बात करते हैं तो 1.72 लाख करोड़ रुपए का बजट इन्होंने पारित किया है। यदि हम इसके वित्त मंत्री की बात करते हैं तो वित्त मंत्री है ओपी चौधरी, जो पूर्व आईएएस भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण आयोजित किया गया? तो वज्र प्रहार की हम बात करते हैं तो भारत और अमेरिका के द्वारा किया गया है। ठीक है, संस्करण 16वां है। और कहां किया गया इसका अभ्यास? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। सॉरी। किस राज्य ने मेरी रसोई योजना की शुरुआत की है? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो कौन सा राज्य है? तो आप चेहरा देख के पहचान गए होंगे, ये पंजाब के सीएम हैं। ठीक है, इनका नाम है भगवत मान। ये आपके पार्टी से संबंधित हैं और वर्तमान में जो पंजाब में सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। देखिए इस योजना के तहत पंजाब राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत 40 लाख परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। अगला क्वेश्चन, बेलाग्राम भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण उत्तराखंड में शुरू किया गया है? तो धर्म गार्जियन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य होने वाला एक वार्षिक युद्ध अभ्यास है। यह इस बार इसका 7वां संस्करण हुआ है। कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ है। कब हुआ है? तो 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन इजरायल का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री सम्मान स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल पाने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं? सम्मान के नाम को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार हम देखे हैं कि प्रधानमंत्री को
लेकर पुरस्कार, उसको प्राप्त होने वाले पुरस्कार को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है। इजराइल के द्वारा प्रदान किया गया है, याद रखेंगे किसे प्रदान किया गया है, तो आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। चलिए, तो याद रखेंगे ये इजराइल की संसद नेसेट के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर मेडल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई का दूसरा डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए यूपीआई, आरटीजीएस ये पेमेंट का एक माध्यम है जैसी डिजिटल सेवाओं की सुरक्षा के लिए, साथ ही साथ साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। रिजर्व बैंक का यदि हम पहला डाटा सेंटर की बात करते हैं तो ये नवी मुंबई में है। पहला कहाँ है? नवी मुंबई में, और दूसरा कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। चलिए, आरबीआई को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम आरबीआई की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। गवर्नर वर्तमान में संजय मल्होत्रा है। प्रथम गवर्नर की हम बात करते हैं तो सर ओसबर्न स्मिथ है, और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन हिमराहत चलाया गया है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो T20 वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं तो शतक लगाने वाले प्रथम कप्तान बन गए हैं हैरी ब्रूक। ये इंग्लैंड के कप्तान हैं। ठीक, चलिए, तो इन्होंने 51 गेंदों पर 100 रन बनाए हैं, जिसमें 10 चौका और 4 छक्का शामिल है। ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल का 2010 में 98 रन सर्वोच्च स्कोर था। चलिए अब हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। तो T20 वर्ल्ड कप की यदि हम बात करें, ये 2026 में इसका आयोजन हुआ है। विजेता की हम बात करते हैं तो विजेता भारत है, और उपविजेता की बात करते हैं तो उपविजेता न्यूजीलैंड है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। भारत कुल 3 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। सबसे पहले 2007 में, उसके बाद 2024 में और 2026 में। इस खिताब के साथ भारत कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है कि अपनी ही जमीन पर, अपनी ही मेजबानी पर खिताब जीतने वाली पहली देश भी बन गई है, और सबसे सफल देश भी है। 3 बार खिताब अपने नाम किया है, और लगातार दूसरी बार यानी कि पिछला रिकॉर्ड को बनाए रखने वाले पहला देश भी बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों में राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रगीत के कितने अंतरों को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया है? तो आपको पता होगा कि हाल ही में राष्ट्रगान को लेकर संशोधन किया गया है, और इस संशोधन के तहत यदि हम बात करते हैं तो कितने अंतरों को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अंतरे। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो वंदे मातरम को कई आधिकारिक कार्यक्रमों में गाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिस तरह से हम राष्ट्रगान की बात करते हैं, जन गण मन की बात करते हैं, इसी प्रकार इसे भी उसी प्रकार का सम्मान दिया जाएगा, और जन गण मन से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। देखिए यदि हम बात करते हैं अब जो परिवर्तन हुआ है, तो इसमें जो मैंने बताया, इस परिवर्तन के साथ ही साथ इसमें भी सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत गाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब से ये किसी भी कार्यक्रम में 6 छंद वाला पूरा राष्ट्रगीत बजाया जाएगा। तो याद रखेंगे कितने छंद रहेगा, तो इसमें 6 छंद या 6 अंतरा बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में। देखिए वंदे मातरम के बारे में जितना भी फैक्ट है आप उसे याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए वंदे मातरम की रचना 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया। इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत एक सशक्त नारे के रूप में उभरा। 1950 में संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत और जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। ठीक है, याद रखेंगे संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था, तो 1950 में इसे संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। पहले 2 अंतरे गाए जाते थे, लेकिन अब इसमें 6 अंतरे गाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। याद रखेंगे इसकी रचना कब किया गया, किसके द्वारा किया गया था,
और कितने छंद में अब वर्तमान में गाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 131वां स्थान पर। तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत 131वां स्थान पर है, इसे आप याद रखेंगे। देखिए यह सूचकांक महिलाओं को समावेशन, सुरक्षा, न्याय और अवसरों के कुल 13 संकेतकों के आधार पर रैंकिंग तैयार करता है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 का प्रकाशन जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड पीस सिक्योरिटी एंड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा किया जाता है। ठीक है, हालांकि आपको इसमें ये क्रम को याद रखना है कि कौन सा क्रम इसे प्रदान किया गया है भारत को। देखिए प्रथम स्थान की हम बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर डेनमार्क, द्वितीय स्थान पर आइसलैंड और तृतीय स्थान पर नॉर्वे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। ठीक, याद रखेंगे। तो किस स्थान पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। देखिए असम में कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। आप नदी भी याद रखेंगे, राज्य के साथ साथ नदी, तो राज्य है असम और नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, देखिए गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच है यह सेतु, लगभग 330 करोड़ में इसका निर्माण किया गया है और यात्रा का समय 2 घंटे जो लगता था अब इससे घटकर 15 मिनट मात्र हो गया है। इसका उद्देश्य था पुल को बनाने का बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को मासिक पेंशन देने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इमेज में भी। तो इसका शुभारंभ करने वाला जो राज्य है ये है केरल। देखिए केरल सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को 1000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है। तो इस तरह का योजना कई सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी आप ऐसे देखेंगे, बिहार में भी देखेंगे, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का आप देखेंगे जहां महिलाओं को किसी न किसी योजना के तहत पेंशन प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, जैसे लाडली योजना की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र लाडला योजना भी है। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना है। तो ये सारी योजना महिलाओं के लिए बनाया गया है। देखिए पहली किस्त 10,18,042 लाभार्थियों को हस्तांतरित किया गया है। इसमें 35 वर्ष से 60 वर्ष की आयु की वे महिलाएं जो आर्थिक रूप से पिछड़ी है और किसी अन्य सामाजिक कल्याण पेंशन का लाभ नहीं ले रही है, वे इस योजना के तहत पात्र हैं। ट्रांसजेंडर महिलाएं भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है और ये अच्छी बात भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत की क्या स्थिति है। ठीक है, तो भारत की हम बात करते हैं तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग। तो आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इस रैंकिंग को दिया गया है। ठीक है, तो भारत तीसरे स्थान पर है। डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्यमिता और जनसांख्यिकी को भारत में एआई अपनाने के प्रमुख कारकों के रूप में पहचाना गया है। स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में एआई कौशल का प्रसार समान व्यवसायों में वैश्विक औसत से 2.5 गुना अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं कहीं पे बोलता हूँ ना इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल आप उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का विषय क्या है। तो विषय क्या है, तो इसका विषय हो जाएगा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आप यहाँ पे लोगो देख सकते हैं, एआई इम्पैक्ट समिट भारत 2026 इंडिया लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका लोगो है या सॉरी इसका थीम है, विषय है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ठीक, इसका आयोजन 16 से 21 फरवरी 2026 तक हुआ था नई दिल्ली में। तो भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मेजबान देश है। ठीक है, इसका उद्देश्य था वैश्विक एआई शासन और सहयोग को सुदृढ़ करना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में खबरों में रहा है। देखिए यदि आपको इसका उत्तर पता है ना तो आप प्लीज कमेंट्स में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आप ही का रिवीजन हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कमेंट्स में उत्तर देने का या आप अपने मन में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर सड़क के निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी कि इस पर कोई वाणिज्यिक वाहन नहीं चलेंगे। यह उत्तराखंड में शिवालिक पर्वतमाला और इंडो गंगा के मैदानों के बीच स्थित है। इसका गठन राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला वन्य जीव अभ्यारण्य को मिलाकर किया गया है। इसका नाम राजाजी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेविड जे फार्बर जिन्हें अक्सर इंटरनेट का जनक कहा जाता है, किस प्रमुख नेटवर्किंग फ्रेमवर्क के प्रारंभिक विकास से जुड़े हैं? ठीक है, या जुड़े थे। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए, डेविड जे फार्बर का 7 फरवरी को टोक्यो में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बेल लेबोरेटरीज में की, जहां उन्होंने कंप्यूटिंग को दूरसंचार से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने जोनाथन पोस्टल का मार्गदर्शन किया, जिनके काम ने इंटरनेट प्रोटोकॉल के विकास को प्रभावित किया है। तो याद रखेंगे, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी कि हाथी पांव को खत्म करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2027। आप देख सकते हैं, ये हाथी पांव है, जहां पे इंसान का पैर जो है ये हाथी जैसा मोटा हो जाता है। तो भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए 2027 तक की समय सीमा तय की है। यह वैश्विक लक्ष्य 2030 से पहले की है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी कि हाथी पांव मच्छरों के द्वारा फैलने वाली एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है। यह शरीर के अंगों में अत्यधिक सूजन पैदा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए परिसर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा तीर्थ, और इसका ध्येय वाक्य है नागरिक देवो भव। ठीक है, चलिए देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को सेंट्रल विस्टा परिसर में स्थित सेवा तीर्थ में स्थानांतरित किया गया है। इससे पहले रायसीना हिल्स स्थित साउथ ब्लॉक इमारत से सेवा तीर्थ परिसर में ये ऑफिस थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थित भवन ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के रूप में बनाए गए थे। ठीक है, जो पहले बनाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था, और अभी भारत सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, जितने भी ब्रिटिश या औपनिवेशिक शहर का नाम है या उनका प्रभाव है, उन प्रभाव को खत्म करके भारत यानी हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में नामकरण किया जा रहा है या उससे संबंधित चीजों को गठन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देखिए, क्योंकि ये औपनिवेशिक शासन के दौरान दिया गया था, तो इसका उद्देश्य है भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था, उसे दूर करना है। ठीक है, चलिए, इस सेवा तीर्थ में 3 मुख्य इमारत है या कार्यालय की बात करते हैं। तो पहला है सेवा तीर्थ 1, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय है, सेवा तीर्थ 2 जिसमें कैबिनेट सचिवालय है, और सेवा तीर्थ 3 जिसमें एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो देखिए ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री ये तारिक रहमान है। आपको पता होगा कि हाल ही में जो जेएनजी आंदोलन चला था, इस जेएनजी आंदोलन के तहत यहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और भारत और बांग्लादेश छोड़ के जाना भी पड़ गया था। तो इसी के तहत अब हम बांग्लादेश की हम बात करते हैं, तो बांग्लादेश में नवीन तारिक रहमान का सरकार बन गया है। तो इनका जो शपथ की हम बात करते हैं, तो 17 फरवरी 2025 को शपथ हुआ। इनका उम्र 60 वर्ष है और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के पुत्र हैं। वह पिछले 35 वर्षों में बांग्लादेश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री हैं। इसी के साथ संसदीय चुनाव में चुने गए सांसदों ने भी शपथ ली है। बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 300 सीटों वाली जातीय संसद में 200 से अधिक सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया है। देखिए, बांग्ला भाषा में जाति का मतलब होता है राष्ट्रीय, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो शेख हसीना इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो आंदोलन के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और बांग्लादेश भी छोड़ना पड़ गया था। इस चीज को भी आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, इसका सही उत्तर की हम बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद तेलंगाना है। ठीक,
देखिए, बायो एशिया 2026 का संस्करण 23वां था, हैदराबाद में हुआ है, जिसमें उद्योग, शिक्षा जगत, सरकार और नियामक एजेंसियों के वैश्विक नेता शामिल हुए। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम था। इसमें देखिए बायोफार्मा, मेडिटेक, डिजिटल हेल्थ और एआई संचालित प्रौद्योगिकियों में अभूतपूर्व प्रगति का प्रदर्शन किया गया। थीम की हम बात करते हैं तो टेक बायो ओनली सेड, एआई ऑटोमेशन और लाइफ साइंसेज में क्रांतिकारी बदलाव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने एआई आधारित किसान प्लेटफॉर्म भारत विस्तार लॉन्च किया है? तो भारत विस्तार ये एआई प्लेटफॉर्म है, किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 फरवरी 2026 को जयपुर से भारत विस्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। यह एक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य किसानों को स्मार्ट और सूचना समृद्ध बनाना है। किसान फोन कॉल, चैटबॉट और बाद में मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों को यानी कि कृषकों को मौसम, बाजार मूल्य, कीटों, मृदा स्वास्थ्य, फसल संबंधी सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म 6 महीने के भीतर 11 भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो देखिए बेलिंडा क्लार्क अवार्ड की हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को यह सम्मान दिया गया है और लगातार दूसरी बार इसे यह सम्मान दिया गया है। यह ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा वार्षिक क्रिकेट पुरस्कार है जो पिछले 12 महीनों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। ठीक है, जैसे यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत के द्वारा भी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, बीसीसीआई पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जहाँ पे जो प्रमुख खिलाड़ी है क्रिकेट के संबंध में उसे सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 16 फरवरी 2026 को लगातार दूसरे वर्ष सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार की हम बात करते हैं तो इसे समीर कनोडिया को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो समीर कनोडिया ये लुमिना डेटा मैट्रिक्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ है। 2026 में उन्हें लगातार दूसरे बार सीईओ ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड स्मृति मंधाना को प्रदान किया गया है। ठीक, तो इन्हें महिला क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया है। वही बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिव्या देशमुख को प्रदान किया गया है। ये फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप विजेता है, चेस के संबंध में याद रखेंगे, प्रमुख खिलाड़ी है ये। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर प्रीति पाल को प्रदान किया गया है। ये पेरिस पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक प्राप्त किए थे। वही बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत को मिला है। बीबीसी स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर भारतीय क्रिकेट महिला टीम को दिया गया है। बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार देखिए 4 लोगों को मिला है, जिसमें से भारतीय महिला आइस हॉकी टीम है, राजवीर कौर, सविता पुनिया और पानी देवी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राशिद खान किस टीम से संबंधित है जो T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। यदि हम राशिद खान की बात करते हैं तो ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी है। ठीक, देखिए ये अफगानिस्तान के कप्तान भी हैं। 15 फरवरी 2026 को दिल्ली में यूएई के खिलाफ T20 विश्व कप मैच में मोहम्मद अरफान को आउट करके हासिल किया है। तो 700 विकेट लेने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक, 16वें ओवर में इस रिकॉर्ड को अपने नाम भी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथोपिया। ठीक है, तो इथोपिया में किया गया है। तो 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में आयोजित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 55 सदस्य देश हैं। अफ्रीका की बात करते हैं, अफ्रीकी संघ की बात करते हैं, इसमें कुल 55 सदस्य देश है और यहाँ के नेताओं के द्वारा इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। ठीक, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2026 में प्रकाशित हुआ है। इसके अनुसार भारत का क्या स्थान है? ठीक है, तो भारत की यदि हम बात करते हैं तो इसमें भारत 75वें स्थान पर है। इससे पहले हम बात करते हैं तो भारत 50वें स्थान पर था। इसका मतलब यह है कि भारत 10 स्थान का छलांग लगाए हैं। ठीक है, याद रखेंगे 75वें स्थान पर है, 2025 में 50वें स्थान पर थे। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि भारतीय पासपोर्ट धारक अब 56 देशों में बिना पूर्व वीजा के प्रवेश कर सकते हैं। ठीक, यदि प्रथम स्थान की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, और सबसे निचले स्थान की हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान, इराक, सीरिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिडे फ्री स्टाइल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आप इमेज को देखकर भी इसका आंसर बना सकते हैं। फिडे फ्री स्टाइल विश्व चैंपियन का खिताब मैग्नस कार्लसन ने अपने नाम किया है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं फिडे की। तो देखिए, फिडे का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष आर्कडी डोरकोविच है, और इसकी स्थापना, फिडे की स्थापना होता है 20 जुलाई 1924 में। चलिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर छठी बार अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत किसे हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को हराकर भारत इस खिताब को अपना नाम किया है। ठीक है, अंडर 19 की बात कर रहे हैं हम। अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों, तो T20 वर्ल्ड कप में भारत इस खिताब को अपने नाम किया है। ठीक है, तो भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। ठीक, इस चीज को भी आप याद रख लीजिएगा। देखिए, भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 की ट्रॉफी जीत ली है, जिसमें उसने इंग्लैंड को अंडर 19 में व्यापक अंतर से हराया है। इससे पहले भारत सन 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में अंडर 19 विश्व कप का खिताब भी अपने नाम किया है। यदि हम फाइनल मैच की बात करते हैं तो वैभव सूर्यवंशी ये काफी ज्यादा फेमस खिलाड़ी हो गए हैं। सबसे कम उम्र में काफी अच्छा प्रदर्शन ये कर भी रहे हैं, और आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी है ये। तो ये 80 गेंदों में शानदार 175 रन बनाए, जो अंडर 19 विश्व कप फाइनल के इतिहास का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी है। भारतीय कप्तान की बात करते हैं तो आयुष महात्रे हैं मैन ऑफ द मैच, वैभव सूर्यवंशी। और टूर्नामेंट की बात करते हैं, टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का, तो वो भी वैभव सूर्यवंशी के नाम है। ठीक है, इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 439 रन बनाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन इतिहास। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए किस भारतीय दिग्गज को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया मसाल वाहक के नाम पे? तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, अभिनव बिंद्रा। देखिए, भारत के दिग्गज निशानेबाज और 2008 बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए आधिकारिक मसाल वाहक नियुक्त किया गया। ठीक है, तो शीतकालीन ओलंपिक प्रारंभ भी हो गया और समाप्त भी हो गया है। और इसके यदि पदक तालिका के शीर्ष देश की बात करते हैं तो नॉर्वे पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है। मसाल वाहक अभिनव बिंद्रा की बात करते हैं तो अभिनव बिंद्रा ये शतरंज के प्रमुख खिलाड़ी हैं। ओलंपिक की बात करते हैं तो शीतकालीन ओलंपिक है जो इटली के मिलानो और कोर्टिना शहर में आयोजित हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर के बाद अब हेरिटेज सेफ्टी सिटी का दर्जा दिया है? ठीक, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोझिकोड। तो कोझिकोड की हम बात करते हैं तो ये केरल राज्य में स्थित शहर है जिसे यूनेस्को को द्वारा हेरिटेज सेफ्टी सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक, इतना आप याद रखिएगा। देखिए, कोझिकोड को 2023 में आधिकारिक तौर पर यह खिताब मिला जो अपनी 500 से अधिक लाइब्रेरी और समृद्ध साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर को भी 2023 में ही सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिला था। ठीक, यूनेस्को की स्थापना की बात करते हैं तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होता है। मुख्यालय
पेरिस फ्रांस में है और महानिदेशक डॉक्टर खालिद अल एनानी है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में किस खिलाड़ी ने 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यह है मीराबाई चानू। देखिए ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने भारतीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीतते हुए अपने ही 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड नाम किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का यदि हम आयोजन की बात करते हैं तो इसका आयोजन दुबई में किया गया है। ठीक, याद रखेंगे कहाँ किया गया है, तो दुबई में किया गया है। तो ये थीम की बात करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का, तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स है इसका थीम, और इसमें मुख्य फोकस की बात करते हैं किन मुद्दों पर चर्चा किया गया, तो मुख्य रूप से नवाचार, सततता, तकनीक, सहयोग और सार्वजनिक नीति पर चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की हम बात करते हैं तो इसमें भारत का स्थान चौथा है। ठीक, देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में 145 देशों की सेनाओं का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये बताता है कि कौन सा देश का सैन्य शक्ति कितना अधिक मजबूत है, ठीक है, या ज्यादा ताकतवर है। तो प्रथम स्थान की हम बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है, रूस और चीन टॉप 3 में है, रूस दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर और भारत जो है ये चौथे स्थान पर। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, 28 फरवरी 2026 को प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 8 चीतों को किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में लाया जा रहा है? ठीक है, तो कूनो नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में पहली बार प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया जहां नामीबिया से चीता लाया गया था। ठीक, इस चीज को याद रखेंगे। 18 फरवरी 2023 को भी दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता लाया गया है। ठीक, प्रोजेक्ट चीता की बात करते हैं तो 17 सितंबर 2022 में प्रोजेक्ट चीता लॉन्च होता है जहां नामीबिया से 8 चीता लाया गया था। इसके बाद बोत्सवाना से भी 8 चीता लाया गया, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी में शुरू होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो सूर्य कुमार यादव है इसके कप्तान, और भारत आईसीसी टी20 विश्व कप के विजेता भी बन चुके हैं और इन्होंने 3 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। इससे पहले 2007 में और 2024 में और अब 2026 में आईसीसी टी20 विश्व कप अपने नाम किया है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में इसका आयोजन हुआ है, इसे भी आप याद रखेंगे। यदि हम आईसीसी की बात करते हैं तो वर्तमान अध्यक्ष जैसा है और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी हैं। ये मुख्यालय दुबई में है, इसकी स्थापना 1909 में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य से देशव्यापी दलहन क्रांति की शुरुआत की गई? तो दलहन क्रांति की शुरुआत कहां से की गई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। दलहन क्रांति की हम बात करते हैं तो दलहन क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य से की गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही शिवराज सिंह चौहान संबंधित है और वो कृषि मंत्री है और कृषि के क्षेत्र में ही दलहन क्रांति आता है, तो हो सकता है मध्य प्रदेश से शुभारंभ किया गया है, यही एक कारण है। ठीक है, तो कहां से किया गया? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री है, 7 फरवरी 2026 को किया गया है। लक्ष्य की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है लक्ष्य, तो भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक, देखिए 2027 तक भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, 2030-31 तक 350 लाख टन उत्पादन करना है। ठीक है, मिशन की अवधि की बात करते हैं तो 6 वर्ष का मिशन अवधि है, 2025-26 से 2030-31। कुल लागत इसमें 1440 करोड़ रुपए है। और यदि हम बात करते हैं आत्मनिर्भर बनने का तो 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने केरल को हराकर 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 अपने नाम किया है?
ठीक, तो संतोष ट्रॉफी की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्विसेज। देखिए, असम के ढाकू अखाना स्टेडियम में सर्विसेज ने केरल को 1-0 से हराकर 79वीं नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जीती है। यह सर्विसेज का 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मांस माउंटन को किस भारतीय मिशन के लिए संभावित लैंडिंग क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? तो देखिए, चंद्रयान 4 मिशन की बात करते हैं तो भारत सरकार का या इसरो की हम बात करते हैं तो महत्वाकांक्षी मिशन है ये, जहां चंद्रयान 4 के माध्यम से चंद्रमा पर लैंडिंग कराया जाएगा उपग्रह को, और वहां से शोध अनुसंधान के लिए वहां की मिट्टी, पत्थर इत्यादि का संग्रहण करके वापस भारत लेकर आया जाएगा। तो इसके लिए जो लैंडिंग स्थान को चूज किया गया है यह है मांस माउंटन। ठीक, याद रखेंगे। देखिए, इसरो ने अपनी आगामी चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग साइट तय कर ली है। इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मांस माउंटेन नामक एक सुरक्षित लैंडिंग साइट खोज ली है। चंद्रयान 2 की तस्वीरें से मिली जानकारी के अनुसार यह साइट समतल सतह, लंबे समय तक सूर्य प्रकाश और पानी की बर्फ की संभावना के कारण चुनी गई है। चंद्रयान 4 मिशन की हम बात करते हैं तो देखिए, संभावित इसका 2028 में लॉन्च किया जाएगा मिशन को। इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया, चंद्र सतह से चट्टानों और मिट्टी को एकत्र करना और पृथ्वी पर वापस सुरक्षित लेकर आना है। बजट की बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसके लिए 2104 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत के स्थान की हम बात करते हैं तो भारत 91वें स्थान पर है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। भारत 91वें स्थान पर है कुल 182 देशों में। ठीक है, शीर्ष देश की बात करते हैं तो डेनमार्क पहले स्थान पर है, उसके बाद फिनलैंड और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। देखिए, यह सूचकांक यह बताता है कि कौन सा देश कितना ज्यादा भ्रष्ट है या कितना कम भ्रष्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, इनका नाम क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो ओम बिरला है। तो इनके द्वारा इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था विपक्ष के द्वारा, जो असफल हो गया है। ठीक है, जो अविश्वास प्रस्ताव है वो गिर चुका है, यानी कि वर्तमान में ओम बिरला अध्यक्ष बने रहेंगे। ठीक है, चूंकि देखिए लोकसभा में हम बात करते हैं तो वर्तमान सरकार का बहुमत है, और जब वर्तमान सरकार का बहुमत है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस रहता है कि उसके द्वारा चुना गया अध्यक्ष किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, उसे पद से हटाया नहीं जा सकता। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद याद रखिएगा 94C के तहत यह किया गया है। यह प्रक्रिया केवल लोकसभा में लागू होता है, राज्यसभा में नहीं लागू होता। राज्यसभा में क्यों नहीं होता? कि यहाँ की पदेन सभापति की बात करते हैं तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का एक चुनाव होता है तो इसलिए इस तरह का प्रक्रिया उपराष्ट्रपति में लागू नहीं होता। देखिए, यदि हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, तो इससे पहले 3 बार लाया गया है। 1954 में गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ, 1966 में हुकुम सिंह के खिलाफ और 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ। हालांकि इनमें से कोई भी प्रस्ताव सफल नहीं हुआ है और यह प्रस्ताव भी सफल नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब तक कुल 4 बार लाया जा चुका है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य घोषित किया गया है? तो ऊन उत्पादक राज्य की हम बात करते हैं तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक, देखिए वित्त वर्ष 2024 में राजस्थान को भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य घोषित किया गया है। कुल ऊन उत्पादन की बात करते हैं तो राजस्थान का योगदान है 45 से 53%। यह राज्य मुख्य रूप से अपने उच्च गुणवत्ता वाले कालीन ऊन उत्पादक के लिए जाना जाता है। चलिए एक और इंडेक्स है, याद रखिएगा, कर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसे भी आप याद रखेंगे। भारत के स्थान की बात करते हैं तो भारत इसमें 45वां स्थान पर है। ठीक, याद रखेंगे 45वां स्थान पर है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स वाशिंगटन डीसी स्थित संस्थान पोर्ट लोन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। भारत 4 स्थान की उन्नति किया
और 45वां स्थान प्राप्त किया है। टॉप 3 देश की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। तो देखिए एग्जाम में इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सीधा सीधी ये 2 क्वेश्चन इसमें आता है कि भारत का क्या स्थान है और किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, कभी कभी हम ऐसा भी क्वेश्चन देखते हैं कि किस स्थान पर कौन सा देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की गई है। तो लखपति बिटिया योजना की हम बात करते हैं तो दिल्ली सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। चलिए इसके प्रमुख प्रावधान को हम देखते हैं। इसके तहत बच्चे के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक, शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया। कब से किया गया तो 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभावी होगा। ठीक, 2008 में शुरू की गई पुरानी लाडली योजना के स्थान पर इसे लाया गया है। इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया कि जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक, ताकि जो सकल नामांकन दर है वो बना रहे, अच्छा उसमें वृद्धि हो। ठीक है, लैंगिक भेदभाव को भी कम किया जा सके, तो ये प्रमुख उद्देश्य है इस योजना को लाने के पीछे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो यदि हम श्वेत क्रांति की मंत्रालय की बात करते हैं तो देखिए ये सहकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक, देखिए श्वेत क्रांति 2.0 डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा यह पहल अपनाया गया है। सहकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसका लक्ष्य 5 वर्षों में दूध की खेती में 50% की वृद्धि करना है। ठीक है, 2028-29 तक दूध की खेती प्रतिदिन 1007 लाख किलोग्राम तक पहुंच जाएगी, ऐसा सरकार का अनुमान है। और लगभग 1.20 लाख डेयरी सहकारी समितियों का गठन या सुदृढ़ीकरण किया जाएगा इसके तहत। ठीक है, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत वित्त पोषित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने किस देश में भीषण तबाही मचाई है। तो कई बार इस तरह के जो आपदा होता है या चक्रवात आया रहता है, तूफान आया रहता है, सुनामी आया रहता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कहाँ आया है, किस देश में आया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेडागास्कर। ठीक है, तो मेडागास्कर के टोमासिना में आया है। इसकी यदि हम स्पीड की बात करते हैं तो 195 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके तहत कम से कम 20 लोगों की जान चली गई है और 33 लोग घायल हुए हैं और 2700 लोग विस्थापित भी हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट का कुल परिव्यय कितना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट पारित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो इसके तहत कुल बजट 9,12,06,96.35 करोड़ रुपए है। ठीक है, याद रखेंगे। और प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं 2025-26 में तो 1,20,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। जीडीपी की बात करते हैं तो 30 लाख या 30.25 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमानित है। और प्रतिशत वृद्धि की बात करते हैं, जीडीपी प्रतिशत वृद्धि तो 13.4% है। कुल पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो जीडीपी का 19.5% है। राजकोषीय घाटा 3% तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साउथ सूडान। ठीक, देखिए साउथ सूडान सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है। इसके साथ साथ सोमालिया भी है, 181वां स्थान है दोनों का, और इसके बाद है वेनेजुएला। ठीक है, और यदि हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करते हैं तो ये कुल 182 देशों की करप्शन रिपोर्ट को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला है। ठीक, तो तारिक रहमान यहाँ के पीएम बने हैं। याद रखेंगे कौन बने हैं पीएम, तो तारिक रहमान बने हैं। और किस पार्टी से हैं, तो याद रखेंगे बीएनपी पार्टी से हैं। यदि हम बीएनपी की बात करते हैं तो देखिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। 20 साल बाद आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कब चुनाव हुआ था, तो 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव हुआ था, जिसमें बीएनपी को बहुमत प्राप्त हुआ है।
यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि बीएनपी आखिरी बार 2001 में सत्ता में आई थी और इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो महिला प्रधानमंत्री हम देखने को मिला है। शेख हसीना इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। यदि हम तारिक रहमान की बात करते हैं तो वर्तमान में ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और ये बांग्लादेश के पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे भी हैं। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो। आपको अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।